नमस्कार, आपके अपने श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर की श्रृंखला में आज फिर करते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के इस हिस्से को और बेहतर बनाते हैं। शुरू करते हैं। अग्नि के शमन, आग को रोकने या एक्सटिंग्विश ऑफ फायर में स्मूथरिंग क्या है? इन चारों ऑप्शन में से सही विकल्प छांटना है। अग्नि में ईंधन मिलाने से आग में फैलाव होगा, वो रोकी नहीं जाएगी। अग्नि से ईंधन अलग करने से आग को रोका तो जा सकता है, लेकिन ये स्मूथरिंग नहीं है। जल का उपयोग करके तापमान को कम करके अग्नि को रोका जा सकता है, लेकिन इसे हम कूलिंग कहते हैं, स्मूथरिंग नहीं कहते। और ये चौथा विकल्प, अग्नि से ऑक्सीजन की आपूर्ति को कोई फोम का कवर बना के कार्बन डाइऑक्साइड का फैलाव करके ऑक्सीजन और अग्नि को परस्पर अलग करना स्मूथरिंग कहलाता है। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी जाए तो इसे स्टार्विंग कहते हैं, और ऐसी स्थितियों में आग को रोकना संभव हो जाता है। यहाँ यह समझना जरूरी होगा कि सामान्य ठोस पदार्थों में लगने वाली क्लास ए आग को कूलिंग से जल का उपयोग करके तापमान कम करके रोका जा सकता है। वहीं ज्वलनशील तरल या गैस पदार्थों में क्लास बी वाली आग को रोकने के लिए हमें स्मूथरिंग और स्टार्विंग, अग्नि में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति हो रही है, सप्लाई हो रही है, उसे रोकना होता है। किसी भी अग्निरोधक फायर एक्सटिंग्विशर का जब इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जल की बौछार करने वाला क्लास ए प्रकार का हो, या फोम कार्बन डाइऑक्साइड डालने वाला क्लास बी हो, या हेलोन को स्प्रे करने वाला क्लास सी हो, या ड्राई पाउडर स्प्रे करने वाला हो, सभी प्रकार के अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? किसी भी अग्निरोधक के उपयोग के सही क्रम को समझने के लिए एक शब्द पास महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें अग्निरोधक की जो लॉक है उसे खोल लेना चाहिए, और उसके बाद जो लोकन की है उसे पी शब्द अनुसार खींचना है, पुल करना है। उसके बाद अग्निरोधक की बौछार को फायर पे सही जगह पे निशाना लगाना है, एम करना है, और फिर इस ऑपरेटिंग लीवर को बहुत सहजता से जेंटली स्क्वीज करना है, दबाना है, और उसके बाद इस नोजल को आग की सभी स्थितियों पे घुमाकर स्वीप करके आग को शांत करना है। तो ये 4 स्टेज हो गई: पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप, खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया है। फ्लैट नोज प्लायर, साइड कटिंग या डायगोनल कटिंग प्लायर, राउंड नोज प्लायर और कॉम्बिनेशन प्लायर में से कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो इन चारों प्लायर में से ये जो राउंड नोज प्लायर है वो तारों के हुक और लूप बनाने में सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसी का इस्तेमाल इस ऑप्शन में किया जाता है। तो हमारा ये तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया है, राउंड नोज प्लायर। वहीं हम इस कॉम्बिनेशन प्लायर की मदद से तारों को और नट बोल्ट इत्यादि को पकड़ने, मोड़ने और इंसुलेशन को तार सहित काटने का काम कर सकते हैं। अगर किसी केबल या वायर में से तार को सुरक्षित रखते हुए इंसुलेशन को हटाना है तो ये जो साइड कटिंग प्लायर है या डायगोनल कटिंग प्लायर है वो ज्यादा बेहतर प्लायर है। वहीं वायरिंग के दौरान तारों को पकड़ना और खींचने के लिए ये फ्लैट नोज प्लायर है, वो ज्यादा बेहतर विकल्प है। और यहाँ तारों के हुक और लूप बनाने के लिए हम राउंड नोज प्लायर का इस्तेमाल करेंगे। सुरक्षा जानकारी देने के लिए जो 4 प्रकार के चिन्ह, मनाही, निषेध, अनिवार्य स्थितियां, जानकारी और चेतावनी के जो चिन्ह बनाए जाते हैं, उनमें से जो चेतावनी प्रकार के चिन्ह हैं, उनका जो बैकग्राउंड भाग है, पश्च भाग है, उसका रंग क्या होता है? तो जो चेतावनी के संकेत होते हैं उनमें पीले बैकग्राउंड पे काले चित्रण से चेतावनी को इंकित किया हुआ होता है, और इनकी आकृति त्रिभुजाकार या षटभुज आकार की हो सकती है, जिसमें चारों तरफ एक काली बाउंड्री का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पीले पृष्ठभूमि पर काले अक्षरों से चेतावनी के संकेत बनाए जाते हैं। तो चेतावनी के संकेतों पे पीछे का बैकग्राउंड का रंग पीला होता है। वहीं जो निषेधात्मक, मनाही, प्रोहिबिशन के जो संकेत होते हैं, जैसे यहाँ इस प्रकार की अग्नि में जो क्लास सी प्रकार की हो सकती है, जल का इस्तेमाल नहीं करना है इलेक्ट्रिक फायर में, इस मनाही का संकेत बनाया हुआ है। ये संकेत में बैकग्राउंड सफेद है और चित्रण काले रंग से किया हुआ है। वहीं जो अनिवार्य मैंडेटरी चिन्ह होते हैं उनमें नीला बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया जाता है और सफेद अंकन किया जाता है। वहीं जो जानकारी के संकेत होते हैं उनका बैकग्राउंड हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो चेतावनी में पीला, अनिवार्य में नीला और जानकारियों में हरा रंग बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं मनाही के संकेतों में सफेद बैकग्राउंड है। कार्यस्थल पर स्वयं के बचाव के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग
उपयोग किया जाता है उन्हें पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहते हैं। यहाँ जो चित्र में पीपीई दिखाया हुआ है वो कौन सा है? तो जो नाक का कवच है वो विषैली गैस और धुएं से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाक के ऊपर स्थायी रूप से लगाया जाता है। ये नाक का कवच नहीं है। सिर का कवच हेड शील्ड परमानेंट रूप से हेलमेट जैसे सिर पर इस्तेमाल की जाती है, ये सिर का कवच भी नहीं है। फेस शील्ड भी मुंह के आगे लगाई जाती है और विविध प्रकार के बचाव चेहरे को देती है। जो पीपी यहाँ दिखाई गई है वो हैंड स्क्रीन, हाथ की स्क्रीन है, जैसे वेल्डिंग के समय वेल्डर इस्तेमाल करता है और पुलिस के जवान भी इसे सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हाथ में रखकर शरीर के सभी अंगों के बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है, मल्टीपर्पज है, इसे हैंड स्क्रीन, हाथ की स्क्रीन कहते हैं। विषैले धुएं से सुरक्षा के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी का उपयोग किया जाता है? तो एप्रन एक ऐसा कपड़े का आवरण है जो पूरे शरीर को ढकने के काम आता है। जो स्वास्थ्य कर्मी, लेथ और वर्कशॉप में काम करने वाले लोग, रसोई या दूसरी स्थानों पर काम करने वाले लोग, रंग पेंट का काम करने वाले लोग कपड़ों की रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। गूगल्स आंखों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं, चश्मे। वहीं कान का जो कवच है वो तेज ध्वनि की स्थितियों में बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ धुआं शरीर के अंदर न आए। विषैले धुएं से शरीर की सुरक्षा करने के लिए जरूरी है कि नाक के रास्ते से जो हम श्वसन करते हैं वहां एक कवच का इस्तेमाल नाक के कवच के तौर पे किया जाए। तो यहाँ धुएं से सुरक्षा के लिए नाक का कवच, डी ऑप्शन, सही व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई होगा। आप कैसे पहचान करेंगे, डायग्नोज करेंगे कि कोई व्यक्ति दिल के दौरे से पीड़ित है, वो कार्डिक अरेस्ट में सफरिंग हो रही है? तो यहाँ जो विकल्प दिए हुए हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, तो ये किसी चोट या यांत्रिक आघात से होने वाली स्थितियां हैं, इसका दिल के दौरे से कोई संबंध नहीं है। उसके मुंह पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक शॉक के दौरान ऐसी स्थितियां जकड़न की, नर्वस मिसमैनेजमेंट से हो जाती है, लेकिन ये भी कार्डिक अरेस्ट का संकेत नहीं है। उसके पेट में अत्यधिक सूजन का भी कार्डिक अरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। कार्डिक अरेस्ट में दिल के द्वारा शरीर को जब खून की आपूर्ति कम होने लगती है तो खून की कमी से सबसे पहले होठों के चारों तरफ कुछ नीला रंग जैसे संकेत आ सकते हैं, जो एक स्पष्ट पहचान हो गई कि व्यक्ति कार्डिक अरेस्ट की स्थितियों में है। यहाँ जो चित्र में उपकरण दिखाया गया है उसे पिंसर कहते हैं। इस पिंसर का क्या उपयोग है? ध्यान रहे, परीक्षाओं में पिंसर शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन चित्र नहीं दिया हुआ होगा। यहाँ विकल्प देखते हैं। लचीले तारों को मोड़ने, ट्विस्ट करने के लिए हम कॉम्बिनेशन प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। छोटे व्यास के तार को काटने के लिए भी हम कॉम्बिनेशन प्लायर या साइड कटिंग प्लायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसी लकड़ी या दूसरी स्थिति में पेन या कीलों को निकालने के लिए पिंसर का ये जो अग्रजो भाग है वो इस्तेमाल किया जा सकता है और यहाँ पिन के हेड को फंसाकर खींचकर पिन और कीलों को लकड़ी से निकाला जा सकता है। छोटे ऑब्जेक्ट जहां अंगुली नहीं पहुंचती वहां उन्हें पकड़ने के लिए हम राउंड नोज प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। तो पिंसर का इस्तेमाल यहाँ सी ऑप्शन, लकड़ी में से पिन और कीले निकालने में किया जाता है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो मैट्रिक पद्धति है उसमें जो इस तरह के फाइन थ्रेड्स होते हैं, चूड़ियां होती हैं, उन्हें नंबरों से डिनोट करते हैं। जैसे ये एम मैट्रिक शब्द बता रहा है 12 गुणा 1.25 में। ये दोनों शब्द क्या इंगित करते हैं? हमारे प्रश्न में 1.25 नंबर जो इस्तेमाल किया हुआ है उसके बारे में पूछा गया है। तो दो चूड़ियों के बीच में ये जो अंतराल है इसे चूड़ी अंतराल या पिच कहते हैं। और ये जो चूड़ियां थ्रेड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पिच यहाँ गुणा के बाद दूसरा अक्षर है जो मिलीमीटर में पिच बता रहा है। वहीं ये जो 12 मिलीमीटर है वो इस थ्रेड की ये ओवरऑल आउटर डायामीटर है, थ्रेड का व्यास है। तो ये जो मेजर डायामीटर है, बाह्य व्यास है थ्रेड का, वो 12 mm है और चूड़ियां 1.25 mm की है। जो चूड़ियों का लगभग 60% है वो चूड़ी की गहराई हो सकती है और थ्रेड कितनी लंबाई पे होंगे वो उपयोगिता अनुसार अलग से मेंशन किया हुआ होता है। तो यहाँ पहला अक्षर 12 ओवरऑल मेजर डायामीटर है थ्रेड की और 1.25 पिच है, चूड़ी अंतराल है, इन दो चूड़ियों के बीच का ये अंतराल। इलेक्ट्रिकल ट्रेड प्रैक्टिस में हमें चालक पदार्थों के बारे में अध्ययन करना होता है। यहाँ प्रश्न है, धारा नियंत्रक के लिए सबसे उत्तम पदार्थ कौन सा है? तो धारा नियंत्रक ऐसे नियत मान के प्रतिरोध हैं जो परिपथ में लगाकर धारा के मान को सीमित करने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के प्रतिरोधों का मान ताप इत्यादि के साथ कम परिवर्तित हो, इसलिए इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होना चाहिए
और किसी निर्धारित प्रतिरोध मान को प्राप्त करने के लिए इनकी अधिक लंबाइयां का प्रयोग ना हो, इन्हें बहुत ज्यादा पतला ना करना हो, इसलिए इस तरह के धारा नियंत्रक पदार्थों का प्रतिरोधकता का मान उच्च होना चाहिए। तो एक धारा नियंत्रक प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधकता का मान अधिक और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होना चाहिए। और मैग्नीन और कांस्टेंटन, यहाँ कांस्टेंटन विकल्प नहीं है, अगर वो भी विकल्प होता तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता था, सबसे उत्तम पदार्थ हैं। यहाँ दूसरे विकल्पों के भी उपयोग को समझा जा सकता है। चांदी सर्वश्रेष्ठ चालकता का, सबसे कम प्रतिरोधकता का धातु रूप है। इसमें कॉन्टेक्ट्स में उत्पन्न स्पार्क के दौरान भी वेल्ड नहीं होने की प्रवृत्ति है। तो हमारे स्विच के कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं वो चांदी की प्लेटिंग के साथ बनाए जाते हैं। चांदी क्योंकि बहुत महंगा धातु पदार्थ है, इसलिए इसका सामान्य चालक पदार्थों में अधिक उपयोग नहीं है, हालांकि ये सर्वश्रेष्ठ चालकता का पदार्थ है। टंगस्टन बहुत उच्च गलनांक वाली धातु है, जिसका इस्तेमाल हम फिलामेंट के तौर पे निर्वात या उदासीन गैस के आवरण में उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं नाइक्रोम खुले वातावरण में भी जंग नहीं लगे उच्च प्रतिरोधकता का ऐसा पदार्थ है जिसका गलनांक सापेक्षता अधिक है और ये तापक अवयवों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। धारा नियंत्रक के तौर पे इसका प्रयोग इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप के साथ कुछ मात्रा में बदल सकता है। मैग्नीन उस दृष्टि से ज्यादा श्रेष्ठ पदार्थ है। नाइक्रोम का इस्तेमाल हम हीटिंग एलिमेंट तापक अवयव के लिए करते हैं और मैग्नीन धारा नियंत्रक के लिए कांस्टेंटन के साथ प्रयोग होने वाली मिश्र धातु है। प्रतिरोधों के समांतर या श्रेणी संबंध के परिपथ के हल के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। यहाँ बैटरी की धारा या इस 2 ओम में जो धारा कैपिटल आई है उसका मान ज्ञात करना है। परिपथ की कुल धारा यहाँ इस संधि बिंदु पर विभाजित होने के बाद इस बिंदु पर दोनों धाराओं का मिलान होता है। तो इन 2 बिंदुओं के बीच में 4 ओम और 12 ओम परस्पर समांतर हैं और समांतर में तुल्य प्रतिरोध अगर केवल 2 ही प्रतिरोध समांतर में हो तो दोनों प्रतिरोधों के मान के गुणा में दोनों के प्रतिरोध मान के जोड़ का भाग देने पर अगर हम 4 और 12 का तुल्य प्रतिरोध देखें तो वो 4 गुना 12 भाग 16 3 ओम प्राप्त हो जाएगा। और इस 3 ओम प्रतिरोध को 4 और 12 के स्थान पर अगर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ये 3 ओम इस 2 ओम के साथ इस परिपथ में श्रेणी में कुल प्रतिरोध 5 ओम बना लेगा और 10 वोल्ट के सोर्स के साथ 5 ओम प्रतिरोध परिपथ की धारा ओम के नियम अनुसार विभव में प्रतिरोध का भाग देने पर 2 एम्पियर ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ 4 और 12 का तुल्य प्रतिरोध 3 ओम है। 3 ओम 2 ओम के साथ सीरीज में कुल प्रतिरोध 5 ओम बना देगा और 10 वोल्ट के सोर्स में परिपथ की धारा 2 एम्पियर। पहला ऑप्शन सही विकल्प हो जाएगा। उम्मीद है आज के इस लर्निंग वीडियो में समझाए गए प्रश्न प्रारूप आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होंगे और इसी तरह के और अभ्यास से आपकी परीक्षाओं में सफलताएं सुनिश्चित होंगी। इस लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं और आप सभी लोगों का हमारी इन वीडियो को देखने, सराहने और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।